नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं तुर्की के बारे में, भारत और पाकिस्तान के बारे में कि आखिरकार क्यों तुर्की के राष्ट्रपति पाकिस्तान में आए हैं और उस समय में जब भारत के प्रधानमंत्री यूएसए के अंदर गए हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के क्या रिलेशंस हैं और भारत के साथ तुर्की के क्या रिलेशंस हैं और क्या रिलेशंस पहले थे। इसके अलावा जितनी भी जरूरी बातें होंगी इस टॉपिक को लेके, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो वीडियो के एंड तक सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के ये सेशन को आप सभी के साथ में, जहां पे लिखा गया है कि पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान। अब भारत जो है वो इस चीज पे काफी नजदीक से नजर गड़ाए हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई एक दो न्यूज आर्टिकल्स, और इन न्यूज आर्टिकल्स में भी इसी बात का जिक्र किया है कि तुर्की के राष्ट्रपति पहुंचे पाकिस्तान, तुर्की के राष्ट्रपति पहुंचे पाकिस्तान, जैसे कोई भगवान पाकिस्तान में उतर गया हो। यहाँ पे देख सकते हो एक तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और बीच में नजर आएंगे तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान। अब बात करते हैं इसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री आपका 2 दिन की यात्रा पे गए हैं अमेरिका, और वहां पे ट्रंप ने उन्हें इनवाइट किया था 27 जनवरी को। इस करके वो गए हैं यूएसए के अंदर ट्रंप से बातचीत करने की किस तरीके से भारत और यूएसए के रिलेशंस और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। पर दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इनवाइट किया है तुर्की के राष्ट्रपति को। तुर्की वही कंट्री है जो भारत के हमेशा खिलाफ खड़ा नजर आएगा जब भी बात कश्मीर की आई है। जब भी बात कश्मीर की आती है तो तुर्की के राष्ट्रपति ने समर्थन किया है पाकिस्तान का, और यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि तुर्की का मानना यह है कि जो आपका कश्मीर है वो पाकिस्तान का पार्ट है। जबकि अगर बात है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी तुर्की जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता नजर आएगा। पर यहाँ पे रिसेंटली अगर 2024 यानी 2024 में अगर आप देखोगे तो 2024 में चीजें थोड़ी सी बदली हुई नजर आई। 2024 में क्या हुआ, जो आपके तुर्की के राष्ट्रपति हैं, जब यूनाइटेड नेशन में बात उठी कश्मीर की तो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये जो तुर्की है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है और ये आपका यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य बनना चाहता है। इसके अलावा ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज का भी सदस्य बनना चाहता है। अब ब्रिक्स का पार्ट भारत है, तो भारत की मदद के बिना ये बन नहीं पाएगा। तो इन्होंने कश्मीर का जो मुद्दा था उसे छोड़ दिया है और फिलहाल पाकिस्तान का इस बात को लेकर कोई साथ देता हुआ नजर नहीं आएगा ये तुर्की का राष्ट्रपति। अब तुर्की की अगर बात करें तो इनके रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान के साथ। इन्होंने अटैक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए। रिसेंटली पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक समझौता हुआ है और उस समझौते के तहत पाकिस्तान को आपकी नेवी की जो शिप्स हैं वो प्रोवाइड कराएगा तुर्की। यानी आप कह सकते हो डिफेंस की फील्ड में तुर्की और पाकिस्तान भाई भाई बन चुके हैं। यहां भारत के दूर दूर तक कोई इतने अच्छे रिलेशंस नजर नहीं आएंगे हमें तुर्की के साथ में। अब यहाँ पे ये अब आ चुके हैं 2025 में। उसके अलावा 2020 में जब इमरान खान पावर में थे उस समय भी ये आपके पाकिस्तान के अंदर आए थे और इमरान खान ने उस समय ये बात कही थी कि ये आपके तुर्की से राष्ट्रपति अर्दोगान आए हैं और हम बहुत खुश हैं कि वो लीडर हमारे देश में पहुंचा है जहां के लोगों ने भारत के ऊपर 600 साल तक शासन किया था। अगर भारत के ऊपर 600 सालों के शासन की बात करो तो भाई वो ओटोमन साम्राज्य था, और ओटोमन साम्राज्य के समय में भारत के ऊपर प्रभाव था ओटोमन साम्राज्य का, पर भारत के अंदर अलग रूलर्स थे। इनकी हम कह सकते हैं डायरेक्ट तरीके से कोई भी प्रशासनिक इकाई नहीं थी यहाँ पे, या डायरेक्ट तरीके से कोई भी इनका प्रभाव नहीं था। ज्यादातर रूलर्स जो हैं वो मुस्लिम्स थे, तो इनकी बात मान लिया करते तुर्की के जो आपके राजा थे या ओटोमन साम्राज्य के राजा थे उनकी या खलीफा की। इस करके ये बात आपकी इमरान खान के द्वारा कही गई थी 2020 के अंदर। पर अब बेचारा इमरान खान खुद जेल में है तो ये दोबारा नहीं बोल सकते। दूसरी बात यह है कि भारत के साथ तुर्की के रिलेशंस पहले से खराब रहे क्योंकि तुर्की हमेशा से सपोर्ट करता था पाकिस्तान को। बाद में एक समय आया 1980 के आसपास और उस समय में तुर्की ने भारत का साथ देना स्टार्ट किया और पाकिस्तान से थोड़ी सी दूरियां जो है वो बनानी स्टार्ट करी। फिर दोबारा 2000 के आसपास का समय आया, फिर भारत से दूरियां और दोबारा पाकिस्तान से प्यार करता हुआ हमें नजर आएगा तुर्की। यानी यहाँ पे आप कह सकते हो कि क्या डील, क्या बात करने आए हैं तुर्की के राष्ट्रपति और क्यों आए हैं। तो सबसे मेन मुद्दा ये है कि देखो, अगर आप देखोगे जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं
उन इस्लामिक कंट्रीज में ज्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे आपके मोनार्कियल सिस्टम है, अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है, और कोई भी ऐसा लीडर नहीं है मुस्लिम दुनिया में जो सारे मुसलमानों का नेतृत्व या सारे मुस्लिम नेशंस का नेतृत्व कर सके। अब ये स्पेस दिख गया इन्हें खाली, तो यहाँ पे जो अर्दोगान है वो चाहते हैं कि भाई देखो कोई भी इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ऐसा लीडर नहीं है जो मेरे टक्कर का हो, तो मैं चाहता हूं कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका नेतृत्व मैं करूं और मैं एज ए लीडर के रूप में उभर के आऊं, जिस तरीके से पहले के समय में तुर्की के अंदर ओटोमन साम्राज्य के राजा लीडर के रूप में उभर के आए थे। तो वो एक सपना देखते हैं अर्दोगान, और उस सपने को पूरा करने के लिए आपका ये अलग अलग कंट्रीज को विजिट करते हैं और बात भी करते हैं मुस्लिम एकता की। या इन्होंने मलेशिया को विजिट किया, इंडोनेशिया को और पाकिस्तान को इसीलिए विजिट किया ताकि इनका प्रभाव, इनका कद जो है वो ऊंचा हो सके सारे मुस्लिम लीडर्स के अंदर, और ये नेतृत्व आपका कर सके। तुर्की अब एक ऐसा देश है जो एशिया के अंदर भी है और साथ में आपका यूरोप के अंदर भी पड़ता है। आप सभी ने सुना होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ओटोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया गया और यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लेके आने की कोशिश करी गई। अब यहाँ पे अगर देखोगे ये जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं ये पाकिस्तान में आए हैं, पर डेफिनेटली ये यहाँ पे अभी भारत के खिलाफ कुछ ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं, अगर पाकिस्तान चाहे तो भी, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी कंट्री और ज्यादा ग्रो करे ताकि लोग इन्हें और ज्यादा पसंद करें और ये दुनिया के अंदर अपना दबदबा बना सके। पर उसके लिए इन्हें अलग अलग ग्रुप्स को ज्वाइन करना होगा, जिसमें ब्रिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और ब्रिक्स में पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ये आपका भारत की बुराई करना छोड़ दें और पाकिस्तान का दामन भी छोड़ दें। यहाँ पे अगर देखोगे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इतने ज्यादा खुश हो चुके हैं जैसे इनकी धरती पे भगवान श्री राम उतर चुके हैं, पर एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो भाई इतनी ज्यादा पावर तो इनके पास भी नहीं है कि ये आपके पूरे पाकिस्तान की जितनी समस्याएं हैं, जितनी आर्थिक तंगी है वो सारी की सारी खत्म कर दें। इतना हमें कह सकते हो प्रभाव तुर्की का नहीं देखने को मिलता। तुर्की को ऐसा नहीं है कि भारत ने मदद नहीं करी, भारत ने मदद भी करी तुर्की की। जब तुर्की के अंदर संकट आया, भूकंप आया, तो हमने हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो एक टुकड़ी है वो भेजी ताकि उन लोगों की मदद कर सके जो अर्थक्वेक से प्रभावित हुए। यहाँ पे इनका तो व्यापार भी नहीं है, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो $1 बिलियन का व्यापार भी नहीं है बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान, जबकि भारत के साथ व्यापार की बात करें तो $10 बिलियन का व्यापार है भारत और तुर्की के बीच में। अगर हम बात करें एक समय ये भी था जब ये व्यापार आपका लगभग $15 बिलियन के आसपास पहुंच चुका था। अभी हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत और तुर्की के बीच में व्यापार बढ़े और ये व्यापार बढ़ के $20 बिलियन हो जाए, जबकि आपका पाकिस्तान उम्मीद करता है कि भाई 1 से 2 हो जाए, वो भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अब तुर्की के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो फायदा किसे होता है? फायदा होता है भारत को, तुर्की को कम, क्योंकि तुर्की से हम चीजें कम मंगवाते हैं और भारत से चीजें हम ज्यादा भेजते हैं। तो इस करके भारत और तुर्की से व्यापार में भारत को ही फायदा है, तो हमें तो कोई नुकसान है नहीं इनके साथ रिलेशंस मेंटेन करने में, और इतनी ज्यादा अनबन भी नहीं है हमारी कि इन्होंने हमारे मार दिए और हमने इनको मार दिए। ना कोई बॉर्डर लगता ना कुछ, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ट्रेड बंद, और उससे हमें कोई प्रभाव पड़ेगा भी नहीं क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेड है नहीं हमारा इनके साथ में। ये सारी की सारी न्यूज थी। अब बात आती है भाई, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको करना होगा सर्च एग्जाम टॉक्स, और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन हो तो उस सब्सक्राइब के ऑप्शन को प्रेस करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें। दूसरा, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 11 से, क्लास 12 से या आफ्टर 12th हम बोल सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप आए और विजिट करें नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करने के लिए अचीवेक्स एकेडमी को। यहाँ पे बैच स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल 2025 से, और इस 1 अप्रैल 2025 के बैच की अगर हम बात करें तो इसमें कौन स्टूडेंट एनरोल करा सकते हैं? 11th क्लास के, 12th क्लास के और आपका 12th पास जो स्टूडेंट होंगे वो एनरोल करा सकते हैं यहाँ पे भाई। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनकी स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी कराई जाएगी, और जो आपके 12th पास होंगे उनकी तैयारी जो है वो कराई जाएगी सिर्फ और सिर्फ एनडीए की, ठीक है। दूसरी बात ये थोड़ा सा, ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कॉन्टैक्ट नंबर की। तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए भाई ये कॉन्टैक्ट नंबर है 98125
7918। इस पे आप कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी जो मैं बताना चाहता था। आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ जो हमारे देश से जुड़ी हुई होगी। तो तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।